ओके, सो कौन सा है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। सो इम्पोर्टेंस क्या है, डीएनए जो कॉपी होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सो इम्पोर्टेंस यही है, एक इम्पोर्टेंस तो ये है कि पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ऑफस्प्रिंग में आ जाएगी, और दूसरा ये है कि एग्जैक्टली डिट्टो नहीं आती, ओके, देयर विल बी चेंज, सो दैट इज द इम्पोर्टेंस। ओके, so transmission of hereditary information of parents to the offspring, that is one, and formation of variations by change in the DNA leads to the evolution of species over a period of time। मतलब दो ही वर्ड्स याद रखने हैं क्या, हेरिडिटी के लिए चाहिए और दूसरा इवोल्यूशन के लिए डीएनए चेंज होना जरूरी है, वैरायटी, डीएनए की वैरायटी होना जरूरी है, अगर डिट्टो कॉपी होगी तो नहीं चलेगा। डन, वही है। Why is variation is beneficial to the species but not necessarily for the individual। अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि जो वेरिएशन आ रहा है डीएनए में, जो वेरिएशन आएगा वो स्पीसीज के लिए तो अच्छा है। स्पीसीज मतलब एक पूरा का पूरा ग्रुप और से पूरी कम्युनिटी। ओके, जैसे कि भाई ये डीएनए वेरिएशन आ रहा है, सो पेरेंट्स जैसे 100% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग में नहीं है, देयर इज अ चेंज। ओके, फिर ये चेंज आ रहा है, सो वो तो एक्चुअली स्पीसीज के लिए अच्छा है। स्पीसीज के लिए मतलब सारे, अगर ह्यूमन बींग्स की सपोज बात करें हम, तो दैट इज गुड कि भाई अगर सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, जैसे अभी हमने कोविड फेस किया था, ओके, लास्ट टू लास्ट ईयर, सो अगर सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है तो एक को होगा वैसा ही दूसरों को भी होने लगेगा। ओके, तो एक को प्रॉब्लम हो गई तो सबको प्रॉब्लम हो गई। एक अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक स्पीसीज और से एक ह्यूमन बींग और से एक लिविंग क्रिएचर, कोई भी हो, ह्यूमन बींग और व्हाटएवर, सो एक लिविंग क्रिएचर को अगर वो इफेक्ट हो रही है और सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी ही है जैसी वो एक ही है, तो फिर होगा क्या, सबको सेम इफेक्ट ही देखने को मिलेगी। सो दैट इज नॉट गुड। ओके, सो स्पीसीज के लिए ये चेंज हो रहा है, सो स्पीसीज के लिए तो अच्छा है कि भाई एक के लिए अगर कुछ भी ऐसा कुछ हुआ तो सबको सेम इफेक्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि सबकी डीएनए अंदर का इनपुट सिस्टम डिफरेंट है। लेकिन उसके बाद इंडिविजुअली ये अच्छा नहीं है ऐसे। ओके, सो इंडिविजुअली क्यों अच्छा नहीं है ऐसा हम बोल, मतलब नॉट नेसेसरली, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, अच्छा भी है इंडिविजुअली, बट इंडिविजुअली उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा स्पीसीज के लिए है। क्यों, सपोज मान लो कि वैसे तो हमें अच्छा ही लगेगा ना, मान लो कि भाई हम 100% पापा जैसे है या 100% मम्मी जैसे है, तो अच्छा ही लगेगा ना। ओके, सपोज ऐसा समझो कि हमारे अंदर 100% कैरेक्टरिस्टिक्स या तो पापा की आ गई या तो मम्मी की आ गई, सो वी विल फील ब्लेस्ड ओनली। ओके, क्यों, हमें क्या प्रॉब्लम है, पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सोचो अभी तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है थोड़ी बहुत 5% 10% कि जो मम्मी में भी नहीं है और पापा में भी नहीं है, वैसी कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे अंदर है। नहीं, वो हम कुछ बोल नहीं सकते। ओके, लेकिन अभी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कैरेक्टरिस्टिक्स पापा में भी नहीं है और मम्मी में भी नहीं है, तो कोई एक्स्ट्रा ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। शायद समझ लो कि वो एक्स्ट्रा वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 1%, 2%, 5%, 10% जितनी भी हो, वो हमें पसंद नहीं है। तो सोचो कि पेरेंट्स की ही डिट्टो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए हमें, तो फिर हमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस लगेगी ही नहीं। समझ में आ रहा है? सो उस हिसाब से इंडिविजुअली इट मैटर्स। देखो, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, न्यू डीएनए कॉपीज आर जनरेटेड, नई कॉपीज जनरेशन होगा। दे मे शो some amount of variation. Obviously the variation may not be beneficial for an individual, but when such a variations go on accumulating over a longer time span, they may change the species. This change leads to the evolution. तो ये तो सीधा सीधा बताया गया है, रीजन नहीं दिया गया है, बट रीजन हमें देना पड़ेगा, जैसे हमने डिस्कस किया। ये तो सीधा सीधा लिख दिया है, ये तो जो पता है वही लिख दिया ना कि भाई डीएनए कॉपी होगा, रिप्रोडक्शन होगा, डीएनए कॉपी होगा तो वहाँ पे वेरिएशन आएगा, वहाँ पे वेरिएशन आएगा, सो इवोल्यूशन की प्रोसेस के लिए फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड इट विल बी बेनिफिशियल। वही चीज लिखी हुई है, बट क्वेश्चन क्या था हमारा, वो उनकी बात नहीं कही गई है आंसर में, तो वो हमें करनी पड़ेगी। क्या था क्वेश्चन, कि जो चेंज आ रहा है वो ग्रुप और पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए तो बेनिफिशियल है, बट नॉट नेसेसरीली फॉर एन इंडिविजुअल के लिए शायद बेनिफिशियरी ना भी हो। तो स्पीसीज के लिए क्यों बेनिफिशियल है वो तो हमें पता ही है, इवोल्यूशन के लिए हेल्पफुल है, दैट्स व्हाई इट इज गुड फॉर अस। ओके, तो ये चेंज अच्छा है।
लेकिन इंडिविजुअल के लिए हमेशा अच्छा नहीं भी हो सकता। तो उसका भी एक सेंटेंस उसका भी लिख दो कि हाँ बात सही है, हमेशा इंडिविजुअल के लिए ये चेंज अच्छा नहीं भी हो सकता, बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन पर्टिकुलर लिविंग क्रिएचर विच he or she is having that particular characteristics is not there in any of their parent. Okay, मतलब वो characteristics ना फादर में है ना मदर में है, लेकिन बच्चे में है। क्यों? क्योंकि ये जो इवोल्यूशन डीएनए कॉपिंग की मेथड हो रही थी, रिप्रोडक्शन डीएनए यहाँ सेल डिवीजन और सब कुछ हो रहा था, वहां पे इवोल्यूशन के लिए 100% कॉपी नहीं होने वाला, इसलिए ये चेंज हो गया। तो दैट चेंज इज बेनिफिशियल। ये जो चेंज है डीएनए चेंज, ये बेनिफिशियल है। इवोल्यूशन, स्पीसीज के इवोल्यूशन का पिक्चर ध्यान में रखें, पर्सपेक्टिव अगर हमारा इवोल्यूशन है तो वो बेनिफिशियल है। लेकिन इंडिविजुअल की बात करें तो फिर थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी आ जाएगी कि भाई ना वो फादर में है ना मदर में है और बच्चे में है। ओके, तो इट मे बी है। ओके, हमेशा नहीं, इसलिए बोला है नॉट नेसेसरी, ऐसा बोला है, नॉट नेसेसरीली, मतलब हो तो सकता है। इट कैन बी गुड ऑल्सो कि भाई अच्छा 2% कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरी है, ऐसा समझो कि भाई पेरेंट इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, सपोज। ओके, सपोज से बहुत कम पढ़े लिखे हैं, से 10th तक पढ़े हुए हैं मम्मी भी और पापा भी, और बेटे में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो आई ही है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत कुछ चेंज भी है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई है। सो नाउ दैट पर्टिकुलर सन और डॉटर कैन बी इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, कोई भी हो सकता है, आर्किटेक्चर। ओके, बट पेरेंट्स तो 10th तक ही पढ़े हुए थे, तो दैट डज नॉट मैटर। ये चेंज हुआ है ना, बाहर का एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया है और अंदर का उसका एनवायरनमेंट, मतलब जो डीएनए जो सेल है वो भी चेंज हो गया है। सो ये बेनिफिशियल है। ये चेंज नहीं होता तो शायद वो डीएनए डिट्टो आ जाता पेरेंट्स के जैसा। सो इट मे बी बेनिफिशियरी और इट मे नॉट बी बेनिफिशियल। वैसे दोनों सेंस में हमें लिखना है। इन्होंने तो सीधा लिख दिया है, बट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर लिखना है। अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं है ना? डन? बोलो, अभी भी नींद आ रही है क्या? अब तो नींद खत्म हो गई ना सबकी। चलो, सो आगे कल है ना, रात को एक रील देखी थी, तो सिर्फ एक कोट ही लिखा हुआ था। क्या था पता है? आज हजारों रावण निकलेंगे एक पुतले को जलाने के लिए। बहुत डीप था। हजारों रावण निकलेंगे एक पुतले को जलाने के लिए। ओके, हम सोचते हैं हम जलाएंगे, ये वो है हमारे अंदर। राम जी की कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत दूर, ये स्टेटस मैंने लिखा था बहुत सालों पहले जब मैं कॉलेज में था, कि राम जी तो बहुत दूर की बात है, पहले रावण जैसा बन के दिखाओ। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऐसा मानते हैं कि बहुत, बट कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उनके अंदर भी बहुत ही अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स थी रावण जी के पास। ओके, हाँ, कोई डीड्स ऐसे हो जाए, और ये सब कुछ है ना, जैसे हम बात करते हैं लॉ ऑफ कर्मा, उसके अकॉर्डिंगली है। मैंने बताया तेरे को कभी रावण की स्टोरी? नहीं बताई, शॉर्ट में बताता हूँ, ज़्यादा के लिए टाइम नहीं है। ओके, एक्चुअली वैकुंठ है जहाँ विष्णु जी वास करते हैं। वहाँ पे 2-3 ऋषि जा रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। वो कौन से? दुर्वासा ऋषि। ओके, वो जा रहे थे कि प्रभु जी के दर्शन करने हैं। तो वहाँ पे जैसे हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वॉचमैन होते हैं, वैसे ही 2 थे आगे, ओके, एंट्रेंस पर, कि भाई अभी तो आराम कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते। उनका नाम था जय और विजय, 2 सोल्जर खड़े हुए थे एंट्रेंस पर। तो बोले नहीं जा सकते। तो बोले तुम्हें पता है हम कौन है, ये वो। तो थोड़ा बहुत हो गया क्लैश, बोले तुम जा ही नहीं सकते, नहीं जाने दिया। तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम जिस प्रभु के लिए तुम हमें दर्शन करने से रोक रहे हो, तो तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे अर्थ पे आना पड़ेगा, और तुम्हें यहाँ पे ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एंड ऑल। बहुत बड़े बड़े श्राप दे दिए। अब वो लोग गए वापस प्रभु जी के पास, भाई हम तो आपकी सेवा में हैं, तो हम तो अपना काम ही कर रहे थे, हमने तो कुछ ऐसा गलत कुछ किया ही नहीं।
फिर भी हमें ऐसा। बोले ठीक है, उसका फिर वापस सॉल्यूशन ढूंढा। तो बोले अच्छा ठीक है कि ऐसा करते हैं कि तुम मृत्यु लोक में जाओगे तो सही, लेकिन साथ साथ में उनको ऑप्शन दिए कि कैसे उनकी डेथ होगी। तो बोले कि 21 लाइफ जैसी तुम्हें अर्थ पे स्पेंड करनी है। 21 लाइफ मतलब पहली लाइफ, फिर पूरी लाइफ स्पेंड हुई, फिर डेथ हुई, फिर दूसरी लाइफ, फिर वापस पूरी लाइफ, फिर डेथ हुई, फिर तीसरी लाइफ, वैसे 21 लाइफ जीनी है। ओके, और वो लाइफ में तुम्हें सिर्फ भजन करना है, भगवान का नाम लेना है, अच्छे अच्छे कर्म करने हैं एंड ऑल। ओके, और वो 21 लाइफ के बाद तुम वापस यहाँ पे आ जाओगे भगवान की सेवा में। ये एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था कि सिर्फ 3 अवतार्स के लिए, 3 लाइफ के लिए, 3 लाइफ के लिए तुम्हें ये वो लाइफ में क्या करना था, भजन करने थे ये 3 लाइफ में तुम्हें सबसे बुरे कर्म करने हैं। ओके, एकदम बुरे कर्म करने हैं, एकदम खतरनाक वाले। ओके, लेकिन इसीलिए खतरनाक काम करोगे तो पाप करोगे तो फिर जल्दी आना पड़ेगा। तो ये 3 लाइफ में तुम्हें भगवान की भक्ति नहीं करनी है, भगवान का अपोज करना है। ओके, मतलब भगवान में मानना ही नहीं है, भगवान का अपोज करना है। लेकिन इसका बेनिफिट ये होगा कि ये तीनों लाइफ में तुम्हारी डेथ भगवान के द्वारा ही होगी। ओके, भगवान ही तुम्हें मारेंगे और ये 3 लाइफ में खत्म हो जाएगा। वहां पे 21 लाइफ है लेकिन अच्छा करना है सब, यहाँ पे 3 ही लाइफ है लेकिन अच्छा नहीं करना है, ऐसे। तो उन्होंने चूज किया कि ये 3 लाइफ हम लेंगे, तो 3 लाइफ में कुछ भी नहीं करना है। तो ये 3 लाइफ में एक्चुअली वो 2 भाई है जय विजय, तो वो 2 भाई है, वही कंटिन्यूअसली 3 अवतार्स में उन्होंने अवतार लिए हैं और उनकी डेथ हमेशा लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन से ही हुई है। राम जी के तौर पे जब लॉर्ड विष्णु आए थे तो जो कुंभकर्ण है और रावण है वो 2 भाई हैं, उनकी डेथ उनके द्वारा हुई। उनके पहले अवतार में हिरण्यकश्यपु थे। ओके, प्रहलाद के पापा। ओके, जब वो नरसिंह अवतार था ना, खंबे में से आए थे, ओके, एक रॉड में से, तो उस टाइम भी उनकी और उनके भाई की डेथ उन्होंने की थी। तो हर बार उनकी डेथ उन्होंने की और 3 लाइफ टाइम के बाद वो वापस चले गए। ओके, तो इट इज द लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंगली उनको ये करना पड़ा। ओके, उनको पता ही था कि मुझे गलत ही काम करने हैं। ओके, क्यों, लेकिन अंदर से क्या था, जितने गलत काम करने उतने करेंगे तो भगवान खुद मुझे मारने आएंगे और जल्दी जल्दी ये 3 लाइफ खत्म होगी और वापस हम वहां चले जाएंगे। दैट इज द मेन गोल कि जो हमें भगवान की सेवा में जल्दी जाना है। ओके, तो वैसी स्टोरी थी। तो इसीलिए है तो वो बहुत स्पिरिचुअली हायर, बट एट द सेम टाइम ऐसा हुआ इसलिए। तो लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंगली सब चलता है। सारे ही लाइफ में ऐसा है, मतलब अब बहुत कुछ है ऐसा तो अभी हम डिस्कस कर नहीं सकते। ओके, चलो, कहाँ है दूसरा क्वेश्चन। हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम द मल्टीपल फिशन? बताओ, चलो, एनी गेस? मल्टीपल फिशन एंड बाइनरी फिशन एग्जाम्पल से ही पता चल जाता है, हमने देखा था। बाइनरी फिशन में बाइनरी बाई मतलब 2 पार्ट्स होते हैं, मल्टीपल में ज्यादा होते हैं, दैट्स इट, वही मेन डिफरेंस है। Binary fission is a type of fission in which parent cell splits into 2 cells, amoeba, bacteria, और कोई examples? लेशमानिया, यस। और कोई? वो तो रोग का नाम है, डिजीज का नाम है। और कोई? बुक देखो, बुक। और कल अगर लिखा हुआ हो तो बुक देखो, कल बताया था। लाइसोपस, यस। ओके, चलो, मल्टीपल फिशन इज अ टाइप ऑफ फिशन इन विच सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स एट वन टाइम। ओके, तो एक स्टूडेंट ने, शायद तुम लोगों ने पूछा था या इसके पहली बैच में तुमने भी पूछा था, पता आई डोंट रिमेम्बर, बट किसी ने पूछा था कि सर यहाँ पे डॉटर सेल क्यों कहा जाता है? इसने पूछा था। ओके, तो इट्स नॉट लाइक डॉटर सेल और सन सेल। ओके, ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग का नाम डॉटर सेल दिया गया है जस्ट। ओके, इट्स नॉट मेल फीमेल टाइप ऑफ थिंग। सो डॉटर सेल्स एट वन टाइम, और उसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। डन। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू दी स्पोर्स? हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म कोई है, एक लिविंग क्रिएचर जो है,
उसको कैसे फायदा होगा इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स, स्पोर्स से अगर वो रिप्रोड्यूस हो रहा है तो उसको कैसे फायदा होगा। देखो, स्पोर रिमेन्स कोटेड विद द प्रोटेक्टिव एनवेलप अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, ये हमने देखा था। ओके, सो जब अनफेवरेबल कंडीशन है, जैसे कि ऐसा समझो कि ठंड चल रही है, ओके, जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग तो वो 6 महीने जमीन के अंदर चला जाता है। ऐसा नहीं कि मॉनसून में पैदा हुआ और मॉनसून खत्म हुई तो मर गया। ओके, 6 महीने जमीन के अंदर चला जाता है एंड जैसे ही मॉनसून आए वाटर लेवल बाहर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, वाटर लेवल अप होगा, वैसे वो बाहर आ जाएंगे क्योंकि दैट एनवायरमेंटल कंडीशन इज गुड फॉर देम। ओके, सो फेवरेबल कंडीशन है तो बाहर आ गए, अनफेवरेबल कंडीशन है तो वापस जमीन के अंदर चले गए। चींटी होती है, हमने एक इंग्लिश में पोएम देखी थी, एंट एंड क्रिकेट, याद है। ओके, एंट एंड क्रिकेट इंग्लिश में पोएम थी, 9th में ही थी आई थिंक सो, या 8th में थी, 8th में थी। ओके, हाँ, सो एंट एंड क्रिकेट, तो उसमें बताया गया था कि वो क्रिकेट होता है, वो हमेशा ऐसे गाना गाता रहता है, बजाता, मतलब गाना ही गाता रहता है, सिंगिंग ही करता रहता है। और एंट होती है वो मेहनत करती रहती है, समर के टाइम में भी एंट होती है, मेहनत करती है, एक एक दाना ले लेकर स्टोर करती रहती है, स्टोर करती रहती है। फिर विंटर आया तो वो एंट, बहुत ठंड लग रही है, कुछ खाना दे दो, तो बोले पूरा समर चला गया, क्या किया तूने? बोले मैं तो गाना गा रहा था। बोले अभी भी गाना ही गाओ जाओ। ओके, कुछ मिलेगा नहीं, लाइक दैट। इससे एक जोक याद आ गया। एक, ये मैंने तुम्हें बता दिया गया है शायद, मैंने बताया था कि वो वाटरमेलन, जिसे वो खरबूजा भी बोलते हैं, खरबूजा, तो एक बता दिया हो तो अभी बता देना बीच में ही टोक के, सो दैट हम 2 मिनट स्पेंड ना करें। कि एक गुरुजी ऐसा बोलते हैं, 2 बच्चे आए, मतलब शिष्य बनने गुरुजी के पास, और बोले कि हमें अपना शिष्य बना लो। तो बोले कि भाई एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी कि कोई भी शिष्य बन जाएगा। बोले अच्छा ऐसा है, तो 2 खरबूजे दे दिए उनको, बोले कि ये खरबूजे ले जाओ और वैसी जगह काट के आओ जहां पे तुम्हें कोई देख ना रहा है, मतलब जब तुम काटो तब तुम्हें कोई देखता हुआ होना चाहिए, नहीं कोई देखे ना तुम्हें, वैसी जगह काट के फिर वापस मेरे पास आ जाओ, जो जल्दी आएगा उसको मैं अपना शिष्य बना लूंगा। बताया था ये। ओके, तो ऐसे ही कंडीशन रखी कि शिष्य बनने गए वो लोग, तो दोनों आ गए और गुरुजी बोले कि भाई उसके सही में अगर तुम ये प्रैक्टिस में आगे बढ़ो, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ो, तो गुरुजी जैसे कि भाई स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं फिर एडमिशन लेते हैं, हम तो ऐसे ही ले लेते हैं। बट एलिजिबिलिटी हो तब जाके एडमिशन मिलेगा, तो वैसे ही बोला कि ये 2 खरबूजे लेके जाओ, वैसी जगह काटना जहां तुमको कोई देखे ना, और वो काट के फिर लेके आ जाओ। दोनों को दे दिए, दोनों गए और फिर एक आ गया। ओके, एक आ गया काट के, तो बोले मैं तो आ गया, बना लो मुझे शिष्य। देखो वो अभी तक नहीं आया, तो रुको। फिर बहुत रात हो गई, इवनिंग हो गई, रात होने का टाइम हो गया, और वो दूसरा आया, तो बोले वो काटा ही नहीं, ऐसे ही लेके आ गया। तो बोले कि क्या हुआ, कहाँ काट के आए तुम? वो जो काट के आए उसको पूछा, दोनों आ गए तो पूछा कहाँ काट के आए तुम? मैं यहाँ से दूर गया, पहाड़ों में, जंगल क्रॉस करके पूरा पहाड़ों में गया, वहाँ पहाड़ में मुझे एक गुफा मिल गई, तो मैं गुफा में गया और फिर अंदर खरबूजा काट लिया और फिर लेके आ गया। गुफा में कोई था भी नहीं, नॉट इवन बर्ड एनिमल, कुछ भी नहीं था, तो मैंने काटा और आ गया। ओके, तो फिर वो दूसरे को पूछा, ओ भाई तुम क्या, तुम्हें कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहाँ तुम्हें कोई देखे ना, ऐसे ही लेके आ गए? तो है तो मतलब मैसेज भी है, ऐसा नहीं है जो कि है। ओके, तो बोले कि नहीं गुरुजी, मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे मेरे गॉड मुझे ना देख रहे हो। ओके, कंटिन्यूअसली मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं कुछ भी करूँ तो उनको तो पता चल ही जाएगा। ओके, तो ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली मुझे कि मुझे मेरे भगवान देख ना रहा हो, इसलिए मैं ये काट ही नहीं पाया। तो तुम ही शिष्य बनने के लायक हो, आज से तुम मेरे शिष्य हो, तुम खरबूजा खाओ इसे। तो दूसरे को बोला तुम खरबूजा ही खाओ, जाओ। लाइक दैट। चलो, हाँ, सो रिप्रोड्यूस, तो अनफेवरेबल कंडीशन जो है, अनफेवरेबल कंडीशन में उसके पास कवरिंग होता है, मल्टीपल फिशन कवरिंग है। दैट मीन्स क्या, अरे कुछ भी, जैसे हमारे पास ये कवरिंग है भाई,
मॉनसून आ गया, ठंडी हवाएं चल रही है, समर चल रहा है तो एसी कर दिया, अच्छा कंडीशन है और कवरिंग है, हम घर में आराम से बैठे हुए हैं, ओके। और अगर फेवरेबल कंडीशन आ गई तो बाहर जाके घूम रहे, नाच रहे, कूद रहे, ओके डन। तो अच्छी बात है ये तो वैसा ही उसके पास है, दिस हेल्प्स टू सर्वाइव इन एडवर्स सिचुएशंस और कंडीशंस, ओके। तो मतलब जो एडवर्स मतलब जो ऑपोजिट हो, जो हमें फेवरेबल ना हो, उसको क्या बोलेंगे, एडवर्स। दे जर्मिनेट ओनली आफ्टर फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, तो वो जर्मिनेट तभी करते हैं जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, मतलब फिर से फेवरेबल कंडीशन आ जाए तभी वो जर्मिनेट करते हैं, तब तक ऐसे शांत बैठे रहते हैं, ओके, नो एक्शन लाइक दैट। Thus organism is benefited by spore formation, मतलब लंबा जिएंगे वो लोग, लंबा जिएंगे। सोचो कि हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, तो हमारी सपोज घर में हम लाइफ जी रहे हैं, ओके, घर में पेरेंट्स के साथ अच्छे से एजुकेशन सब कुछ मिल रहा है, और वैसे हमारी लाइफ स्पैन है मे बी से 80 ईयर 100 ईयर, मान लो 100 ईयर की हमारी लाइफ स्पैन है। अगर घर नहीं है, ओके, तो घर नहीं है, कोई ऐसे कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं, ओके, जिनके पेरेंट्स नहीं है, अनाथ है, ओके, ऑर्फन, और उनके पास घर नहीं है, बेगिंग करते हैं, ये वो जो खाना मिला खा लेंगे ये वो, तो हम क्या एवरेजली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 100 ईयर्स जिएंगे? ऑब्वियसली नॉट, राइट, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन ही नहीं है। सेम सिचुएशंस यहाँ भी अप्लाई होती है, समझ में आ रहा है ना? ओके, चलो। Can you think of reasons why more complex organisms cannot give rise to the new individuals through regeneration? Okay. मतलब वही बात हो गई कि मैं यहाँ से हाथ काटूं और फेंक दूं तो वहां पे दूसरा चिराक्सर आ जाएंगे, ऐसे तो होगा नहीं। ओके, सो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव, अगेन होगा नहीं मतलब हमें नहीं आता करना, होगा नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, हमें नहीं आता करना, ओके, दैट मीन्स हो सकता है, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। डिफरेंट सेल टाइप्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। कॉम्प्लेक्स है मतलब मल्टीसेल्यूलर, हम लोग जैसे, हमारे पास सभी फंक्शंस करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं, भाई देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान है, वहां पर तो सब कुछ जो सरफेस है वहीं से हो रहा है यूनिसेल्यूलर में, तो ओके, यहाँ वहीं से खाना, वहीं से एक्सक्रीशन, सब कुछ, ओके, समझ में आ रहा है? हमारे पास सबके लिए अलग अलग ऑर्गन है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैव टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म द रीजनरेटिव एबिलिटी इज लॉस्ट ड्यू टू स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन। तो ये जो रीजनरेटिव एबिलिटी है, तो भाई हमारा रिप्रोडक्शन पार्ट है, और रिप्रोडक्शन पार्ट मतलब सिर्फ पार्ट नहीं, अंदर केमिकली भी वो सब होना चाहिए। जैसे कि भाई हमारे पास ऐसा समझो हार्ट है लेकिन पंप नहीं कर रहा है, तो किस काम का? ओके, वो तो फिर जो जिसकी डेथ हो गई है उसके पास भी हार्ट तो है ही ना, पंप नहीं कर रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। सो ऑर्गन होने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, ऑर्गन काम भी करने चाहिए, और मेनली जो बॉडी में केमिकल्स रिलीज होने चाहिए वो भी होने चाहिए, तब जाके सही सही काम होगा। तो वही चीज बता रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन रीजनरेटिव एबिलिटी लॉस्ट कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि हम थोड़ी कहीं पूरी बॉडी में कहीं से भी रीजनरेट और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए पर्टिकुलर पार्ट्स है, और पार्ट भी तो सिर्फ एक जरिया है, इट इज द मोड, ओके। मेनली जो एग है वो तो अंदर प्रोड्यूस होगा ना, एग है और स्पर्म है, वो तो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, और हम जो फूड खा रहे हैं उससे वो बनता है। जस्ट इमेजिन, हमारा जो ब्लड है, हमारा जो स्वेट है, स्पर्म है, एग है, वो सब बनता कहाँ से है? इनपुट आउटपुट, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिजिक्स तो हमने पढ़ा हुआ है। तो भाई एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डेस्ट्रॉयड, तो नई एनर्जी कहाँ से लेके आ गए तुम? तो नई एनर्जी नहीं है, ये जो फूड और वो खा रहे हैं उसी में से ब्लड बना, उसी में से एग बना, उसी में से स्पर्म बना, उसी में से स्वेट भी बना, ओके। तो जो हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वही अलग फॉर्म ले रही है, ओके, कुछ नया तो हम बना रहे नहीं है। सो दैट इज द रीजन कि भाई वो पार्ट के साथ साथ उसकी जो फंक्शन है वो भी सही सही होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ उठ जाओ, चलो। सो वही है स्पेशलाइजेशन। रिप्रोडक्शन इन मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इज द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप। ऑब्वियसली जैसे हमने बात की कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वही क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करेंगे। तो पर्टिकुलर ऑर्गन है, उसके लिए पर्टिकुलर सेल्स है। कौन से सेल है रिप्रोडक्शन के लिए? स्पर्म और एग, ओके। चलो, स्पेशलाइज्ड सेल्स टू कैरी आउट रीजनरेशन आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स
animals. Specialized cell to carry out regeneration are not present in the complex animals. Okay, तो मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ, जैसे हमारे स्पर्म सेल्स है, एग सेल्स है, तो वो यूनिसेल्युलर में और उसमें जहां पर पर्टिकुलर पार्ट नहीं होते उनमें ये चीज होती नहीं है. समझ में आ गया? ओके, सो सिंपल वही चीज सब कुछ लिख दी गई है. कैन यू थिंक ऑफ रीजन कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्यों है? मेनली एक लाइन में अगर इसका आंसर ये, तो हमें ज्यादा पॉइंट्स लिख दिए. देखो वही चीज तुम्हें आनी चाहिए कि मेन आंसर तुम्हें पता होना चाहिए, उसको इलेबोरेट एक्सपांड कैसे करना है वो भी तुम्हें आता होना चाहिए. सो ये तो हमने देख लिया. एक लाइन में बोलना हो तो क्या बोलेंगे कि भाई कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के पास सभी फंक्शन करने के लिए डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स होते हैं, वो उनके पास नहीं होते हैं. दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी. क्योंकि डिफरेंट सेल्स है तो डिफरेंट फंक्शंस है, डिफरेंट सेल्स है, डिफरेंट टिश्यूज है. सो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेशन होता जाएगा. डन? तो रीजनरेशन से पॉसिबल नहीं है. Why is vegetative propagation practiced for growing some types of plants? Vegetative propagation होता कैसे है? स्टेम कट करके होता है. और नोड्स वाला, ये तो वो स्टेम ही हो गया. ओके, क्योंकि जो नोड्स होता है वो हम काटते कहां से है? वहीं से काटेंगे. फिर एक तुम्हारे बुक में टिश्यू कल्चर वाला भी एक है. ओके, दैट मेथड आल्सो यू नोट डाउन, वो भी लिखनी है. ओके, जैसे हमने बात की थी जब हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे तब कि लेबोरेटरी में पर्टिकुलरली उसके सेल्स लाए जाते हैं, उसको एक जगह एक टेम्परेचर पे रखा जाता है, एक अच्छा खासा उसका ग्रोथ हो जाए, उसके बाद उसको ट्रांसफर किया जाता है और पर्टिकुलरली सॉइल और वाटर में रखा जाता है. डन? ओके, सो दैट यू सी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज प्रैक्टिस्ड. पहला, प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड्स. ये एक बेनिफिट है. क्या? जल्दी हो जाएगा ना. ऑब्वियसली सीड है तुम्हारे पास तो टाइम लगेगा. नीचे सबसे पहले तो नीचे रूट ग्रो करने हैं. दिखेगा ही नहीं कि वो ग्रो हो रहा है या नहीं. भाई 15 दिन हो गए, ऊपर निकला भी नहीं. क्यों? क्योंकि वो नीचे जा रहा है, पहले तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है. ओके, रूट्स बना रहा है, तो फिर टाइम तो लगेगा. तो टाइम कंज्यूमिंग है. और तुम यहाँ पर पूरा लीफ निकला हुआ है, स्टेम है, और स्टेम को काट करके तुमने सॉइल में, वाटर में रख दिया तो वो ग्रो होने लगा. क्यों? उसको थोड़ी इतनी मेहनत करनी है. समझ में आया? ओके, तो सीड की कंपेयर में तो क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा. सीड की कंपेयर में टाइम कम लगेगा, सीड को ज्यादा टाइम लगेगा. सीड में से अगर रिप्रोड्यूस हो रहा है तो ज्यादा टाइम लगेगा. ओके, प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड्स कैन बी प्रोपेगेटेड बाय दिस मेथड. तो भाई ऐसे प्लांट जिसकी सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी और एबिलिटी खत्म हो गई, मतलब उसमें फ्लावर नहीं आएगा, उसमें फ्रूट भी नहीं आएगा, और उसमें फ्रूट नहीं आएगा तो सीड कहां से आएगा? समझ में आया? तो अब क्या करें? मतलब क्या ये स्पीसीज खत्म हो गई? नहीं, उसका स्टेम काट लो और फिर अलग जगह हम उसका प्लांटेशन करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें फ्लावर भी आए, उसमें फ्रूट भी आए और सीड भी मिले. एक्चुअली है नहीं, मतलब ये कैसी चीज हो गई? अभी जैसे कि हमने डीएनए चेंज की बात की कि भाई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स में है तो नहीं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्ड में आ जाए. क्यों? क्योंकि चेंज तो होने ही वाला है. समझ में आ रहा है? ओके, उस तरह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई कोई एक प्लांट है जो फ्लावर प्रोड्यूस करने की, फ्रूट प्रोड्यूस करने की, उसकी एबिलिटी, रिप्रोडक्शन करने की उसकी एबिलिटी क्या हो गई है? लॉस्ट, खत्म हो गई है. सबका एक होता है. ओके, ये तो पॉइंट निकला इसलिए बता रहा हूँ. प्लांट्स का, एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का, सबका कैपेसिटी होता है. जैसे हमारे हार्ट की कैपेसिटी है, हमारे लंग की कैपेसिटी है. ओके, हमारे आईज की कैपेसिटी है. देखो बूढ़े हो जाएंगे तो कैसे थोड़ा ब्लरी दिखने लगेगा. हमने टाइप्स ऑफ क्या देखा हमने? विजन डिफेक्ट्स. हाँ, विजन डिफेक्ट्स देखे हमने, मेट्रोपिया, मायोपिया एंड ऑल. ओके, सो आंखें हैं, कान में कम सुनाई देता है. देखो हेयर ग्रो होने लगते, ग्रे होने लगते हैं. ग्रो तो हो ही रहा है, ग्रे होने लगते हैं. ओके, स्किन जो है वो भी इतनी स्मूथ और वैसे नहीं रहती. तो
तो हम सब कुछ देख रहे हैं, तो दैट मीन्स जो स्पर्म प्रोड्यूस होने की क्वालिटी और कैपेसिटी है, जो एग प्रोड्यूस होने की क्वालिटी और कैपेसिटी है, वो भी तो रिड्यूस हो रही है। वी आर नॉट टेलिंग कि खत्म हो जाती है, बट तुम डॉक्टर को कंसर्न करो, मतलब पूछो, तो वो बताएंगे कि पर्टिकुलरली सपोज 20 इयर्स की एज से लेकर के 45 इयर्स की एज तक हैविंग अ चाइल्ड इज अ गुड ऑप्शन। तुम 20 से पहले या फिर 45 के बाद अगर प्लान कर रहे हो, दैट डज नॉट मीन कि चाइल्ड होगा नहीं, होगा, बट मे बी, हम नहीं चाहते ऐसा हो, बट मे बी हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन चाइल्ड और पेरेंट, चाइल्ड के ऊपर या पेरेंट के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट आ सकती है। समझ में आया? ओके, सो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड पे हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एग एंड स्पर्म इज गुड, तो वही टाइम पे रिप्रोडक्शन सही होगा। वैसे ही प्लांट में भी वैसा है, तो उसकी कैपेसिटी होगी भाई कि भाई ये एक सपोज मैंगो ट्री है, तो ये इसकी लाइफ है 30 इयर्स, 30 इयर्स में इसने बहुत ज्यादा मैंगोज दिए। ओके, अभी 30 ईयर के बाद भी मैंगो ट्री तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन फ्रूट नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब फ्रूट नहीं दे रहा है तो फिर शैडो तो दे रहा है। ओके, रखो उसको लाइक दैट, उसकी कैपेसिटी क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो एग्जांपल दिया, तो वैसा कोई प्लांट का ऐसा हो गया है, तो हम उसको स्टेम कटिंग थ्रू फिर से ग्रो करके उसकी ये कैपेसिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि उसकी कैपेसिटी फिर से बढ़ जाए। समझ में आया? ओके, देन इट हेल्प्स इन रिटेनिंग यूजफुल कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दैट इज वही कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में शिफ्ट होती रहेगी। ओके, दैट इज जस्ट लाइक जो हमारे अंदर डीएनए कॉपिंग होता है, वैसे ही जो ह्यूमन बींग्स में होता है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है कि भाई तुम रेड रोज है, उसमें से तुम फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके कर रहे हो, तो रेड कलर उसके चाइल्ड में भी आने ही वाला है। ओके, लाइक दैट, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ ही जाएगी। Why is DNA copying an essential part of the process of reproduction? Obviously नहीं होगा तो कैसे होगा फिर? Okay, DNA copying तो करना ही पड़ेगा। DNA copying is an essential part of the process of reproduction because entire genetic information, सारी की सारी genetic information, okay, वो सारी की सारी information of parents is passed on to next generation through DNA. Okay, so DNA through ही सारी की सारी एकदम माइन्यूट ब्लूप्रिंट ऐसा समझो कि हमारे आंखें कैसी होगी, हमारे कान, हमारी हाइट, हमारी स्किन कलर, ओके, हमारा लुक, हमारा बिहेवियर, ये तो बाहर की बात हो गई, हमारा बिहेवियर, ओके, हमारी भी चाइल्ड प्रोड्यूस करने की क्वालिटी, कैपेसिटी, हमारे अंदर डिजीज, ओके, नहीं कितने सारे हमने ऐसे डिजीज पढ़े हैं, क्लास 9 में पढ़े थे, जो पेरेंट्स से आते हैं। ओके, पेरेंट्स को है और फिर बच्चों में आ गए, तो वो सारी चीजें क्या होगी, कहाँ से आ गई भाई, पेरेंट्स में थी तो बच्चों में ऐसे कैसे आ गई भाई, डीएनए कॉपिंग हुआ इसीलिए तो आ गई। तो ये सारी ही प्रोसेसेस हैं रन। ये क्या हो गया, अलग हो गया क्या? दूसरा क्वेश्चन आ गया। हाँ, सो दैट्स इट, ये दूसरा क्वेश्चन है। समझ में आया? ओके, वही लिखना है, इसका जो आंसर था वो कि डीएनए कॉपिंग एसेंशियल है, तो एसेंशियल ही है। क्यों? क्योंकि सबका सब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन कैसे पास ऑन होगा, डीएनए कॉपिंग होगी तभी पास ऑन होगा। अंडरस्टूड? समझ में आया ना? ओके, एंड लास्ट पेज भी है हमारा। ओके, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ pollination different from the fertilization? So pollination is the process transfer of pollen grains from the anther of a stamen to the stigma of a carpel. Fertilization is the process of fusion of male gamete with a female gamete to form a zygote. तो मतलब कि fertilization हम कब यूज करते हैं, वर्ड ह्यूमन बींग्स की बात करें तो, और pollination हम कब यूज करते हैं, प्लांटेशन, फ्लावर्स की बात करें तो। ओके, वो अदरवाइज प्रोसेस तो सेम ही है, रिप्रोडक्शन ही है वो। ओके, लेकिन फर्टिलाइजेशन हम कब बोलेंगे, जब मेल और फीमेल गैमेट मतलब से एग और स्पर्म मिल जाए, दैट इज फ्यूजन हो जाए, दैट इज फर्टिलाइजेशन। और वहां पे वो जो पॉलन ग्रेन्स है वो आ जाए, एंथर में से निकल के पॉलन ग्रेन्स आ जाए,
और इसका जो फ्लावर्स का जो ओव्यूल हो उसके साथ वहां पर फ्यूज हो जाए, तब हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, पॉलिनेशन। डन। ओके, डिफरेंट नाम है, और एक फ्लावर में हो रहा है, प्लांट्स में हो रहा है, और एक ह्यूमन बींग्स में हो रहा है। व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड? ओके, तो वहां से वो लिक्विड्स निकलते हैं जो स्पर्म जो होता है उसकी मूवमेंट को हेल्प करते हैं। अदरवाइज लिक्विड फ्लो के लिए क्या चाहिए, मूवमेंट, फ्लूइड तो चाहिए ना, वो फ्लूइड कौन प्रोवाइड करेगा, वो लोग प्रोवाइड करेंगे। द सीक्रेशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड मेक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स इजियर एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। दो ही मेन फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट इजियर कर देता है, कैसे, लिक्विड ऐड करके। लिक्विड ऐड कर दिया तो ट्रांसपोर्ट, ऐसा समझो सॉलिड है, ओके, हमें कहीं पे सॉलिडली ऐसे जाना है, कैसे, वॉक करके, और फिर हमारे पास सपोज बोट है, ओके, तो बोट में हम जा रहे हैं रिवर क्रॉस करके, लाइक दैट, तो फास्ट ही जाएंगे ना, चलने की कैपेसिटी से तो ज़्यादा ही फास्ट जाएंगे। सो लिक्विड फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट, एट द सेम टाइम उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई उसकी लाइफ भी है ना, उसकी भी लाइफ है, मतलब पर्टिकुलर आवर्स, पर्टिकुलर डेज मतलब ऐसे ज्यादा एक ही दिन, ओके, बट पर्टिकुलर आवर्स से उसको भी जिंदा रहना है, उसको भी चाहिए न्यूट्रिशन, 10 आवर, 15 आवर, 24 आवर, लाइक दैट। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? बहुत नींद आ रही है तिथि को भी। अच्छा चलो। हाँ, सो व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ पबर्टी? ये सब तो हमने देख लिया है ऑलरेडी। Breast size begins to increase with the darkening of the skin of the nipples, and the menstruation begins at the time of puberty. Yes. How does the embryo get nourishment inside the mother's body? Okay. तो क्या आएगा? याद है वो? कौन सी प्लेट बोलते हैं उसे? हाँ, विली वाला ही, लेकिन पर्टिकुलर हमने देखा था। हाँ, प्लेसेंटा. Yes, that's what I wanted. The embryo gets nourishment from the mother's blood with the help of special tissues called placenta. So एक special tissue है placenta, वहां से मिलता है। Placenta contains villi. villi होती है उसके पास on the embryo's side. embryos की side में villi होती है of the tissue through which glucose and oxygen pass through the mother to the embryo. तो mother से पास होगा और embryo को चला जाएगा। हमने डिटेल डिस्कशन किया, याद है ना? Okay. If a woman is using a copper T, will it help in protecting her from sexually transmitted disease? Sexually transmitted disease हो, जैसे कि HIV/AIDS। तो copper T यूज किया तो क्या वो डिजीज नहीं होंगे? ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। ओके, हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि तुमने से ये यूज किया, क्या से पर्टिकुलर कवरिंग यूज किया और कोई भी मेथड यूज की, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कल हमने देखा था ना, तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज की सो दैट प्रेगनेंसी नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, ओके, मिलियंस वन टाइम, इन वन टाइम मिलियंस ऑफ स्पर्म, मिलियन, जस्ट इमेजिन कितने लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो ये तो 1 मिलियन की भी बात नहीं है, मिलियंस बोला है। सो मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, उसमें से सिर्फ एक स्पर्म नीडेड है एग को फर्टिलाइज करने के लिए, एक, ओनली वन, ओके। तो ये एक, तो भाई तुम शायद ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पे अनवांटेड प्रेगनेंसी आ जाती है, कवरिंग यूज करने के, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने के बावजूद, यूज किया मेथड, फिर भी प्रेगनेंसी रह गई, ऐसे भी केस हैं, बहुत सारे होते हैं। ओके, कैसे होते हैं? कॉपर टी सपोज डिस्प्लेस हो गई हो, उसकी जगह चेंज हो गई, कॉपर टी की जगह चेंज हो गई हो, सो स्पर्म को जगह मिल गई तो वो तो चला जाएगा, ओके। और से दूसरा क्या यूज करते हैं हम? कॉन्डम। सो कॉन्डम में ही सपोज ऐसा समझो होल्स हो गए, होल्स मतलब वेरी माइन्यूट होल, ओके, वो हो गए। अब वो कैसे होंगे भाई? जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो तो होगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वैसा होगा नहीं, क्योंकि जो पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वही पर्पस ही फुलफिल ना हो तो उसका क्या मीनिंग है? ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं होगी, बट इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स मे बी का केस है, ओके, मे बी सम टाइम, ओके, ऐसा हो जाए कि इट गेट्स
ब्रोकन और से इट गेट अ होल, ओके, तो फिर उसमें से स्पर्म पास ऑन हो करके फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो ये भी एक केस है। जो दूसरा हमने मैकेनिकल बैरियर और से हमने जो डायरेक्टली ऑपरेशन वाली मेथड देखी थी, जिसमें हम से डायरेक्टली जो हमारा क्या वास डेफरेंस एंड दूसरा फेलोपियन ट्यूब उसको कट ही कर देते हैं ऑपरेशन से, वहां पे कोई सबसे सेफेस्ट वही माना जाता है कि अगर वो हो गया उसके बाद प्रेगनेंसी होने के चांस, बोलना तो नहीं है बट यस 100% सेफ हो गया, ओके। क्योंकि कनेक्शन कैसे बैठेगा भाई, तो हम बोल सकते हैं कि 100% सेफ, ओके। अदरवाइज और वो केमिकल मेथड भी गुड है, पिल्स वाली आई पिल्स, ओके, ओरल मेथड, यस वही, ओके। तो वो केमिकली ट्रीटेड, मतलब वो केमिकल्स है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग्स है, वो हम खाते हैं तो वो रिएक्शन फर्टिलाइजेशन स्टॉप हो जाएगा, बट दैट इज डेंजरस, ओके, क्योंकि उसकी एडवर्स इफेक्ट हो सकती है। अगेन ऐसा नहीं है कि हर बार होगी, बट हो सकती है एडवर्स इफेक्ट। फिर सपोज कोई चाह रहा हो कि अब प्रेगनेंसी रखनी है, तब शायद ना हो, क्यों, तुमने साइकिल को क्या कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया। सो दैट इज द वेरी डेंजरस मेथड, ओके। तो मोस्ट प्रोबेबल यूज्ड इज यूजिंग द कॉन्डम, ओके। मोस्ट प्रोबेबल जो यूज होता है, मोस्ट पॉपुलर बोलते हैं, प्रोबेबल क्या, मोस्ट पॉपुलर जो यूज होता है दैट इज द कॉन्डम वन मेथड, ओके। बट हाँ, ये जो केस है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसमें हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। मतलब डॉक्टर भी, जिसको सपोज HIV एड्स है, उसको डॉक्टर ही बोल देंगे कि भाई डोंट गेट इनटू एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट फिर वो सोचेगा, मेल फीमेल, वो अगर सोचे कि वी विल यूज से पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, देन कुछ नहीं होगा ना, कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है, पार्टनर को हो ही सकता है, ओके। So that's why no, copper tea will not help in protecting women for sexually transmitted disease, because during sexual intercourse fluid of male and female body directly come in contact. तो fluid directly come in contact, sperm को अगर वे मिल गया so it will go, okay, like that. तो हम वो तो क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट, सपोज प्रेगनेंसी रुक भी गई, मान लो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो कॉपर टी का फंक्शन क्या था, प्रेगनेंसी रोकना। तो प्रेगनेंसी रुक गई, मान लो तुम्हारा फंक्शन फुलफिल हो गया, तुम्हारा गोल जो है पर्पस वो फुलफिल हो गया, बट एट द सेम टाइम ये डिजीज हो गया तो उसको रोकने के लिए थोड़ी कॉपर टी है, कॉपर टी का फंक्शन तो दूसरा है, वो उसने फुलफिल कर दिया, डिजीज रोकने का फंक्शन उसका है नहीं। समझ में आया, ओके। इतने ही थे या है आगे, डन। देखो यहां पे कॉपर टी दिखाई गई है फिगर में, लाइक दिस। तो ये दिख रहा है, ये एक्चुअली हाँ वही है, देखो यहां से ये जो है ऐसे करके, यहाँ हम खुद नहीं रख सकते हैं, डॉक्टर के पास ऑपरेशन ही बोलेंगे, बट जनरली ऐसा कुछ बड़ा काट कूट करना नहीं है, बट डॉक्टर के पास ही रखा जाता है कि ये ही है, ऐसा समझो प्रॉपर्टी, तो ऐसे करके यहाँ प्लेस कर दिया जाता है। तो होगा क्या कि यहाँ से एग, फेलोपियन ट्यूब से एग आ ही नहीं सकते, और यहाँ से स्पर्म आगे जा ही नहीं सकते, लाइक दिस, डन। बट अगेन ये ऐसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ, आई हैव नॉट सीन, बस ऐसे ही फोटोग्राफ में देखा है, बट मे बी इट इज अ मैकेनिकल बैरियर। सो अगर ये यूज करने के बाद अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, इट मे डैमेज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ, ओके। सो रिस्की, ओके, डोंट नो कैसे यूज कर रहे होंगे। अगेन देखो ये भी है एक कॉपर टी, ओके, दूसरा टाइप, और ये मेल्स के लिए है तीनों तीन, कॉन्डम, कॉपर टी बोथ, एंड दिस इज फॉर से कॉन्डम फॉर वुमेन, ओके। सो दिस इज लाइक अ डायफ्राम, ये जो ऐसे करके यहाँ पे ऐसे सिर्फ रख देना है। सो क्या होगा, अगर स्पर्म आएगा ही अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो यहाँ से आगे जाएगा नहीं, ऐसा समझो कि इसको यहाँ रख दिया तो स्पर्म आगे जाएगा नहीं। समझ में आया, ओके। बट ये और ये मोस्टली यूज होते हैं, और अगेन ये भी यूज होता नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको यहाँ रखना पड़ेगा, ओके। और इट में
वो वापस निकल भी सकता है। ओके, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे भी ये निकल सकता है, इसके निकलने के चांसेस कम है। ओके, सो मोस्ट पॉपुलर यूज्ड इज दिस वन, कॉन्डम। ओके, ये वास्ट डिफरेंस और वो सब तो हमने देखा था, इतना डिटेल में हमारे सिलेबस में वैसे है नहीं। ओके, ये नाम याद रखने हो तो हमारे उसमें नहीं है, इसको वासेक्टोमी बोलते हैं। ओके, किसको? ये जो सर्जरी हमने की ना, वास्ट डिफरेंस की कट करने की सर्जरी, ऑपरेशन, उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। और फैलोपियन टिप के कट करने की सर्जरी को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ओके, अगेन नाम है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट कभी कभी वर्ड यूज कर देते हैं तो हमें ऐसा ना हो जाए कि भाई हमें पता ही ना हो कि ये क्या है। ये जो हमने अभी बात की कि भाई ऐसी भी मेथड है प्रेगनेंसी रोकने के लिए, तो उसके नाम है कि भाई कौन सा ऑपरेशन करवाया है, तो कोई बोलेगा वैसेक्टोमी। ओके, तो मतलब वो क्या कि ये जो वास्ट डिफरेंस है उसको कट करने का ऑपरेशन करवाया है। जनरली ये कोई करवाता नहीं है, फीमेल्स ही करवाते हैं ट्यूबेक्टोमी। मतलब अगर वो कोई भी कर सकता है, कपल हो ना, कपल में जनरली मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या है, बट जनरली फीमेल्स आर डूइंग दिस ट्यूबेक्टोमी। ओके, उसके बाद अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना हो सो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि एग मिलेगा ही नहीं, एग आ गया। बट उसके बाद फिर नहीं हो सकता चाइल्ड प्लान। ओके, तो जनरली ये जो ट्यूबेक्टोमी है वो कब करते हैं? आफ्टर हैविंग से चाइल्ड, एक चाइल्ड हो जाए और उसके बाद बोथ दी कपल्स डोंट वांट कि भाई फ्यूचर में और ये लाइफ टाइम में, पूरी की पूरी लाइफ में हमें और चाइल्ड चाहिए नहीं, 1 2 3 कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, देन दे कैन टेक दिस डिसीजन। ओके, अगर फिर वापस ऐसा कि नहीं भाई कुछ भी हुआ, सपोज ऐसे सुना है मैंने सब कि भाई एक ही चाइल्ड था, फिर एक चाइल्ड की सपोज कोई इंसिडेंट थ्रू डेथ हो गई। ओके, एंड उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया था, अब वापस ऑपरेशन किया, किस चीज के लिए? इसको कनेक्ट करने के लिए, ये कनेक्ट करने के लिए ऑपरेशन किया। एंड नाउ अगेन क्यों? क्योंकि अब उनको चाहिए चाइल्ड, एक ही चाइल्ड था जिसकी डेथ हो गई, और उसके बाद उन्होंने ये करवा दिया कि उनको एक चाइल्ड चाहिए था, एक चाइल्ड मिल गया, फिर ऑपरेशन करवा दिया, अब वो चाइल्ड की डेथ हो गई, अब उनको फिर से चाइल्ड चाहिए, तो अब क्या करें? तो ऑपरेशन करवा के वापस फिर से इनको कनेक्ट किया जाता है, और ऑपरेशन हो भी जाता है। बट इस और फिर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे तो चाइल्ड भी हो सकता है, बट अगेन हैविंग मे बी सम इफेक्ट विल बी देयर ऑन द मदर साइड, मदर को कोई इफेक्ट आ सकती है। ओके, ऑपरेशन करवाने के बाद फिर से ऑपरेशन करवाए तो रेयर केस है, बट आई हैव, मैंने देखा हुआ है, दैट्स व्हाई बता रहा हूँ। डन, समझ में आ गया? एक्सप्लेन इन शॉर्ट पॉपुलेशन। लो, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, समझ में आ गया पूरा चैप्टर? डन, ओके, फिर इसका भी टेस्ट देंगे हम आगे। जनरली 1-1 मार्क के लिए सारे वर्डिंग्स तुम्हें याद रखने हैं और फिगर्स याद रखनी है अच्छे से, बड़े क्वेश्चंस के लिए। डन, कोई डाउट है? डाउट खत्म? ओके।